आज की क्लास में हम लोग इंटरनेट में मोटिव्स ऑफ इंटरनेट पे नज़र डालेंगे कि इंटरनेट के मेन मोटिव्स क्या हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दें कि जो इंटरनेट डिज़ाइन है, तो इंटरनेट डिज़ाइन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि डाटा को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाए। तो इस शेड्यूल में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेन सर्विसेज आती हैं, उन मेन सर्विसेज में ईमेल सर्विसेज सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में काउंट किया जाता है। यानी अगर आप देखें तो इसका जो मेन मोटिव था वो ईमेल सर्विसेज का था। इसके अलावा हम वेब के क्षेत्र में भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी दूसरी जो यहाँ पे बड़ी सर्विसेज आती हैं वो आती हैं वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट, इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग, इसके अलावा शॉपिंग, डिस्कशन ग्रुप्स, फोरम्स, ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें। साथ साथ अपनी सूचना को दूर दूर तक फैलाने में भी वेब सर्विसेज का अहम रोल है। अगर हम कोई जानकारी विस्तृत करना चाहें तो हम अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाने का प्रोसेस अभी हमने आपको FTP प्रोटोकॉल पढ़ाया था तो थोड़ा सा बताया भी था। बाकी अभी हम लोग HTML के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो वेब सर्विसेज की अगर हम बात करें तो मेनली वेब सर्विसेज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में आती हैं। फिर बारी आती है ईमेल सर्विसेज की। ईमेल सर्विसेज यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि दुनिया का पहला ईमेल 1971 में सर रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच। ईमेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ईमेल पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप टेक्स्ट, इसके अलावा कोई डाटा फाइल, प्रोग्राम फाइल, ऑडियो या वीडियो फाइल, इस तरह की कोई भी फाइल बड़ी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ईमेल सर्विसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके लिए हमें किसी न किसी ईमेल पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस पर ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद हम बड़ी आसानी से कोई भी सूचना, डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसको भेजने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता भी देते हैं थ्योरी के तौर पे। ठीक, जो आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, फॉर मेल सर्विसेज, मेल सर्विसेज के लिए वी हैव टू नीड मेल पोर्टल्स। अलग अलग मेल पोर्टल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक याहू मेल, जीमेल, रेडिफ मेल एंड हॉटमेल ETC। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मेल पोर्टल होते हैं ये हमको एक बड़ा मेल सर्वर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपने ईमेल्स को, यानी इनबॉक्स और आउटबॉक्स के मेल को स्टोर कर सकते हैं। ये मेल सर्वर जो हमको ईमेल या डाटा रखने की जगह देते हैं वो मेनली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी उसका हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। तो हमारा जितना भी मेल मैसेज होता है वो इन्हीं मेल पोर्टल्स के जो मेल सर्वर हैं उनमें स्टोर रहता है। अब अगर हम बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात करें, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनियां हैं, अभी जैसे हम नाइलिट को मेल करते हैं तो नाइलिट का मेल जो डोमेन है, तो द डोमेन ऑफ मेल पोर्टल इज़ लाइक। डोमेन वो कंप्यूटर या सर्वर एड्रेस
जहाँ पे हमारा मेल स्टोर होता है। @gmail.com, ये आपके जीमेल का है। @yahoomail.com, इस तरह से इनके जो हैं मेल सर्वर के डोमेन नेम हैं। ठीक, यहाँ पे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सम गवर्नमेंट एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके बड़े स्तर की संस्थाएं होती हैं, ठीक, यूज इट्स ओन मेल पोर्टल, या अपने खुद के सर्वर का इस्तेमाल करती हैं जहाँ पे उनका डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक, @nilit.gov.in। अब जहाँ से हम लोग CCC लेवल करते हैं, इसके अगर हम किसी भी ईमेल आईडी को चेक करें तो उनका जो डोमेन नेम दिया रहता है उनका हमेशा देखेंगे @nilit.gov.in है, यानी इनका अपना खुद का मेल सर्वर है। ये दूसरे के मेल सर्वर पे डिपेंड नहीं रहते, यानी इनका दूसरे के मेल सर्वर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या होता है, ठीक, फॉर मेल सर्विसेज, अगर हमें कोई भी मेल सर्विस यूज़ करना है तो वी हैव टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, मीन्स ईमेल आईडी, यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी बनानी पड़ती है। ठीक, एंड नाउ वी कैन एक्सेस टू इंटर वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। इसके बाद हम वैलिड ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल के उसमें एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल आईडी की अगर हम बात करें तो ईमेल आईडी इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ईमेल आईडी को यहाँ पे 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट इज़ यूजर नेम एंड सेकेंड इज़, दूसरा जो पार्ट इसमें होता है वो होता है डोमेन नेम, सेपरेटेड विद @, जो किससे सेपरेट रहता है, @। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी नाम टाइप करें, ठीक, जैसे हमने अपनी ईमेल आईडी टाइप की, hers.shukla2308, तो ये आपका यूजर नेम कहा जाएगा। @gmail.com, ठीक, ये आपका डोमेन नेम कहा जाएगा। तो ये ध्यान रहे, ईमेल आईडी 2 भागों में बटी होती है। पहला जो भाग होता है इसे यूजर नेम बोला जाता है, और @ के बाद का जो भाग होता है उसे डोमेन नेम बोला जाता है। अगर कोई ईमेल एड्रेस गलत है तो उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें @ का होना ज़रूरी है, @ के पहले और बाद में कुछ न कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि @ के पहले यूजर नेम रहता है और बाद में डोमेन नेम। अगर @ एकदम आगे लगा है तो भी गलत, एकदम पीछे लगा है तो भी गलत, नहीं लगा है तो भी गलत, एक से ज़्यादा लगा है तो भी गलत। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद पासवर्ड आप खुद डिसाइड करते हैं, एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आप पासवर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रखना चाहिए ताकि हमारे यूज़र का आईडी को, मतलब ईमेल आईडी को जल्दी से कोई एक्सेस ना कर सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो छोटे मोटे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक, फॉर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, अगर इंटरनेट पे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करना है, ठीक, सेवरल कम्युनिकेशन, ठीक, एप्लीकेशंस, या कह सकते हो कम्युनिकेशन टूल्स आर प्रोवाइडेड। ठीक, टूल्स के अलावा इन्हें कम्युनिकेशन सूट्स भी कहा जा सकता है। ठीक, कम्युनिकेशन सूट आर प्रोवाइडेड लाइक, ठीक, आपका स्काइप हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक, हाइक हो गया, ठीक, इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर हो गया, ठीक,
फेसबुक का मैसेंजर हो गया, ठीक। इसके अलावा व्हाट्सएप हो गया, ठीक। इसके अलावा आपका जी टॉक हो गया, ठीक। आईमो हो गया। इस तरह से अगर देखें तो ढेर सारे कम्युनिकेशन सूट हैं, इन पे भी हम रजिस्ट्रेशन करके किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी बड़ी आसानी से डाटा का जो आदान प्रदान है वो यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। अब रही बात, अगर हम किसी ईमेल पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहें तो हम बड़ी आसानी से उस पर ईमेल आईडी बना सकते हैं। ईमेल आईडी बनाने के बाद उसे ईमेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो आई थिंक सारे लोगों को ईमेल आईडी बनाना, मेल सेंड करना, मेल रिसीव करना आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। टाइटल देंगे हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी। इसके बाद आप बड़ी आसानी से उसको देख के ईमेल आईडी बना सकते हैं। फिर अगला आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में भी बता दूँ, ठीक। ई गवर्नेंस का सिस्टम क्या है। ई गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो ई गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक, मॉनिटर एक्टिविटीज़ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। अगर हम ई गवर्नेंस की बात करें, ठीक, तो ई गवर्नेंस, इट इज़ stand for administration through इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। अगर आजकल देखा जाए तो ये सबसे लोकप्रिय सिस्टम है, ठीक। सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जा रहा है। आप देखते होंगे अलग अलग कंपनियों के एमआर होते हैं, उन्हें शाम को जितना भी रिपोर्ट किया दिन भर में ऑर्डर ऑनलाइन अपडेट करना है। इसके अलावा थाने तो ऑनलाइन हो गए, सारी एफआईआर ऑनलाइन, सारी एक्टिविटी ऑनलाइन। गांव में जो वर्क होता है उसको भी ऑनलाइन अपडेट करना है, कहाँ पे कितना काम हुआ, मतलब जितना जो कुछ काम है सब ऑनलाइन अपडेट होता है। इससे उस पर नज़र रखी जा सकती है, उसको एग्ज़ामिन किया जा सकता है कि ऑनलाइन जो चीज़ें चढ़ी हुई हैं हकीकत में है या नहीं है। हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो काम हुआ ही ना हो, फर्जी डाला गया है। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में भी आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जहाँ पे कंट्रोलिंग दूर से होनी है तो वहाँ पे सारे काम ऑनलाइन करवाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जैसे अटेंडेंस भी ऑनलाइन होती है। और जब से कोरोना आ गया आप लोग क्लासेस भी ऑनलाइन कर रहे हो, है ना। तो क्लासेस ऑनलाइन करना तो ई गवर्नेंस में नहीं आता। ई गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ों के नज़र रखना, मैनेज करना। और कैसे मैनेज करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए। तो ये चीज़ जो आपकी है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स बेस्ड वर्क जो हैं ये आपके ई गवर्नेंस में आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई चीज़ें अपने अपने टास्क को मैनेज करती हैं। जैसे इसके कई इंटरेक्शन हो सकते हैं, जैसे G2G। अब G2G एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इसको नाम देते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एग्जामिन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को एग्जामिन कर रही है। अब केंद्र ने जिस योजना के लिए जिस राज्य में पैसा पास किया तो वो राज्य को मॉनिटर करती है, राज्य ने वो पैसा नगर निगम ग्राम पंचायतों को फॉरवर्ड किया तो वो मॉनिटर करती है, ठीक। तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है, ठीक, ये होता है बिटवीन सेंट्रल टू स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस का क्या मतलब है, गवर्नमेंट बिजनेस को भी मॉनिटर कर रही है, ठीक।
आजकल तो ऑफलाइन मीडियम में भी बिजनेस मॉनिटर किए जा रहे हैं, है ना, कौन सी कंपनी वैध है कौन सी अवैध है। ठीक, रामदेव जी ने बिना दवा बनाए ही प्रचार कर दिया था शायद। इन चीज़ों को भी एग्ज़ामिन करना, तो इस पे भी नज़र रखी जाती है, कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कितना किसके द्वारा कैसा ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो इस तरह के जो काम हैं ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, पहले क्या था कि आप राशन लेने जाते थे तो उसमें भी देखते थे गरीब गरीबी बना रहता था, अमीर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता था। आजकल सब आधार सिस्टम है, सब एक दूसरे से लिंक है, आपके खाते भी लिंक हैं, उससे पता किया जा सकता है ना। आप एक से ज़्यादा जगह राशन नहीं उठा सकते, कोटेदार ऐसे तो ब्लैक करते हैं, ज़्यादा ब्लैक नहीं कर सकते। ठीक है, किसको मनरेगा के तहत रोज़गार मिला हुआ है, किसके खाते में कौन सी सब्सिडी जा रही है या नहीं जा रही है, तो इन सारी चीज़ों को आजकल मैनेज किया जाता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो कोरोना में ही जो 500-500 रुपये जनधन अकाउंट पे जाने थे वो सरकारी लोग ही खा जाते, जनधन अकाउंट पे कुछ पहुंचता ही नहीं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। तो कई तरह से यहाँ पे डाटा जो है भेजा जा सकता है। दूसरा मॉड्यूल इसका आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या मतलब होता है? व्यापारिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं तो कंपनियां आजकल वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के ज़रिए ही मॉनिटर करती हैं। तो अगर हम बात यहाँ पे ई बिजनेस की करें तो आजकल कंपनियां ऑनलाइन सर्वे करवाती हैं। आप देखते होंगे अक्सर सर्वे ऑनलाइन होते रहते हैं। इसके अलावा गूगल पे भी अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आप कौन सा नाम सर्च कर रहे हो, कौन सा फ्लेवर सर्च कर रहे हो, तो गूगल इसकी एक डायरेक्टरी बनाता है कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट सर्च किए, किस कलर में सर्च किए, किस स्वाद में सर्च किए, फिर उससे जुड़ी कंपनियों को ये चीज़ बेची जाती है। कंपनियों को इससे फ़ायदा यह होता है कि वो उसी हिसाब से कस्टमर चॉइस को देखते हुए प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं ताकि कोई प्रोडक्ट जो है ख़राब ना जाए। तो यहाँ पे भी कई सिस्टम हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो मैनेज बिजनेस इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है। मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। इसमें भी कई लेवल आते हैं, जैसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस। कोई व्यापार है अपने सब ब्रांच को ही मैनेज कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अलावा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके अलावा B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इंटरनेट के कई बेनिफिट्स हैं और इसका कई फील्ड में रेगुलरली इस्तेमाल किया जाता है ताकि बड़ी आसानी से ढेर सारे काम निपटाए जा सकें। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग सारा का सारा काम इंटरनेट से ही हो रहा है। फिर दूसरा हम लोग नज़र डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। तो ये इसकी एक तरह से बुराइयां भी हैं और ये एक तरह से इसकी विशेषताएं भी हैं। पहली चीज़, पहला पॉइंट आता है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसको लेके बना देते हैं। इंटरनेट इज, अब उसमें ऑप्शन दे दिया कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, डीऑर्गेनाइज्ड, वाइडली यूज्ड, ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ एबव। तो आप वहाँ पे ऑल ऑफ एबव को टिक करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं याद रखने वाली होती हैं। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इसकी बुराइयाँ भी हैं। जैसे
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों कहा जाता है? हजारों करोड़ों छोटे मोटे टर्मिनल्स और नेटवर्क्स को मिला के यहाँ पे एक बड़ा सा जाल बनता है, जिस पे कई सारे रोल फीचर्स वर्क कर रहे हैं, कई सारे सर्विसेज वर्क कर रही हैं। ये कई प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है और इसको समझना मुश्किल होता है। इसके बाद होता है डीऑर्गेनाइज्ड। डीऑर्गेनाइज्ड का मतलब इसका कोई मालिक नहीं होता है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो जब चाहे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे पेड और फ्री जो भी सुविधाएं अवेलेबल हैं उनको उस मुताबिक प्राप्त कर सकता है और फिर इस सिस्टम से बाहर आ सकता है। फिर आता है डिसेंट्रलाइज्ड। इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है, अगर देखा जाए तो इसको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जब जो चाहे जहाँ कनेक्ट कर सकता है, डिसकनेक्ट कर सकता है। वाइडली यूज्ड, अगर देखा जाए तो इंटरनेट लगभग हर फील्ड में यूज़ होता है। एजुकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह हम लोग इंटरनेट से बंधे हुए हैं और लगभग सारे काम जो हैं इंटरनेट के ज़रिए निपटाए जाते हैं। इसके अलावा डायनेमिक, आप जब चाहें ईज़िली इंटरनेट सर्विसेज को गेन कर सकते हैं। आप इंटरनेट कनेक्शन लेके इसमें जुड़ सकते हैं, जब चाहें आप इससे हट सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल स्कोप। सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। आप सूचनाओं को पूरे विश्व में कहीं भी आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंटरनेट की जो शुरुआत हुई ये एक नेटवर्क से हुई। नेटवर्क और इंटरनेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेटवर्क का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों का आपस में जुड़ा होना। इसमें जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ के एक पूरा ग्रुप वर्क के लिए कंबाइंड सिस्टम तैयार कर लेते हैं तो इसी को नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो नेटवर्क इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन नोड्स। अब अगर हम बात इंटरनेट की करें तो इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, जिसमें संसार भर के करोड़ों छोटे बड़े नेटवर्कों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक, तो इंटरनेट और नेटवर्क दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम बात नेटवर्क की करें तो यहाँ पे नेटवर्क को कई अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम नेटवर्क और उसके प्रकार की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क को कई तरह से बांट सकते हैं। पहला होता है नेटवर्क डिज़ाइन के आधार पर, दूसरा होता है एरिया के आधार पर, तीसरा होता है टोपोलॉजी के आधार पर, चौथा होता है प्रोटोकॉल के आधार पर और पांचवा होता है वायर वर्सेस वायरलेस के आधार पर। तो अब इन चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे और इसमें तुरंत नई वीडियो बनाएंगे और ये दोनों वीडियो जो हैं एक साथ अपलोड कर दी जाएंगी। फ़िलहाल इसको भी इतना ही रखेंगे।